अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सर, हमारी आज के इस प्रोग्राम में मैं आप सभी का तहे दिल से खैर मकदम करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, प्रोग्राम के शुरू होने के पहले मैं एक बार फिर आपको याद दिला दूं कि हमने अपने इस प्रोग्राम के वक्त में थोड़ी तब्दीली की है, एक बेहद ज़रूरी तब्दीली की है। और शाम को मगरिब की नमाज के मद्देनज़र हमने इस प्रोग्राम के वक्त में थोड़ी तब्दीली कर दी है। शाम को अब हम 6 बजे आपसे मिला करेंगे और रोज़ शाम 6 बजे, हमेशा की तरह जो हमारा वक्त 5 बजे का था, उसमें उसकी जगह हम 6 बजे मिलेंगे। तो आज अपने वक्त पर हम हाजिर हैं। शुरू के कुछ मिनट्स हम टेक्निकल वजह से कभी अगर कोई ताखिर होती है तो उसके लिए माजरत। आज हमारे मेहमान हैं चंपारण बेतिया चंपारण बिहार से मोहतरम नसीम अहमद नसीम साहब, जो पोएट हैं, क्रिटिक हैं, बेहतरीन शख्सियत हैं और न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे हिंदुस्तान में उर्दू अदब की बात की जाए तो एक बेहतरीन शख्सियत है। और जैसा कि हमारे प्रोग्राम में हम चाहते हैं, हमारी ख्वाहिश है कि उर्दू के वो सारे जो सिपह सलार हैं जिन्होंने अपनी अपनी जगह बैठकर बहुत बड़ी मुहिम चला रखी है उर्दू की बका के लिए, उर्दू के लिए जितना कुछ किया जा सकता है उसमें शुमार हैं। और आज उनका अपने प्रोग्राम में हम खैर मकदम करते हैं। मैं आपके रूबरू ला रही हूँ हमारे आज के मेहमान जनाब नसीम अहमद नसीम साहब। नसीम साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका, खुशामदीद, वेलकम तहरीक बकाए उर्दू के इस प्रोग्राम में। और सबसे पहले हम अपने मौजू पर बात करेंगे। सबसे पहले हमारा वही सवाल या कह लें कि वही एक कोशिश कि अपने मेहमान के बारे में हम जान सकें और उनके ही जरिए हमारे सुनने वालों तक पहुंचा सकें उनका तारुफ। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप अपने बचपन के बारे में, अपनी शुरुआती जिंदगी के बारे में, अपने इल्मी अदबी सफर के बारे में कुछ बताएं कि आपने कैसे बचपन से यहाँ तक का सफर तय किया। मोहतरम नसीम अहमद नसीम साहब। बहुत बहुत शुक्रिया तहरीक बकाए उर्दू का, और खुसूसी शुक्रिया सपास गुजार हूँ बरादरम डॉक्टर इरफान आरिफ साहब का शुक्रगुजार हूँ, और मोहतरमा प्रतिमा सिन्हा जी का शुक्रगुजार हूँ। मैं दोनों असहाब को एक अरसे से तहरीक बकाए उर्दू के पेज पे सुनता रहा हूँ। बड़ी बड़ी अदब की शख्सियात आप सामने लाते रहे हैं उर्दू के नाजरीन के लिए। ये बहुत बड़ी खिदमत की अंजाम दही हो रही है आप लोगों की तरफ से। जहां बड़ी बड़ी शख्सियात आपके पेज पे आई हैं, वहीं एक कमतर लिखने वाला आदमी भी आज आपकी कोशिशों से आ गया आपके सामने, आपके प्रोग्राम में। मैं बेतिया चंपारण के उस इलाके से ताल्लुक़ रखता हूँ जिसे महात्मा गांधी की कर्मभूमि कहा जाता है। 1917 में महात्मा गांधी यहाँ आए थे इंडिगो प्लांटर्स के साथ। अंग्रेज़ों की जुल्म और ज़्यादती जब हद से बढ़ गई तो 1917 को महात्मा गांधी यहाँ आए और चंपारण के लोगों के साथ मिलकर, ख़ास तौर से यहाँ के काश्तकारों के साथ मिलकर जो उन्होंने तहरीक छेड़ी, वही तहरीक आगे चलकर पूरे हिंदुस्तान में फैली। बल्कि मिजाज की ज़ुबान में कहा जाए तो यूं कहा जा सकता है कि जो अब्र यहाँ से उठा है वो सारे जहाँ पे बरसेगा। जो अब्र यहाँ स्वतंत्रता संग्राम का जो अब्र यहाँ से उठा पूरे हिंदुस्तान में बरसा, और सत्याग्रह की तहरीक का एक्सपेरिमेंट यहीं हुआ। मैं उस तारीखी सरजमीन से ताल्लुक़ रखता हूँ। यहाँ के उदबा शुअरा भी पूरे हिंदुस्तान में जाने जाते हैं। ख़ास तौर से आपने गोपाल सिंह नेपाली का नाम सुना होगा। हिंदी के
बहुत ही वरिष्ठ कवि थे वो, और गीतों का राजकुमार कहा जाता था नेपाल सिंह गोपाल सिंह नेपाली हिंदी साहित्य में। तो उससे मुझे इस बात का फख्र है कि मैं ऐसे मुकाम से ताल्लुक़ रखता हूँ। और रही बात मेरे जीवन और मेरी ज़िंदगी की बात जहाँ तक रही, मैंने यहाँ हाई स्कूल किया, आमना उर्दू हाई स्कूल से मैंने मैट्रिकुलेशन पास किया। उसके बाद इंटर किया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तरफ रुख किया, और वहाँ से मैंने एमए और आगे की पढ़ाई मुकम्मल की। फिर उसके बाद मैंने रिसर्च किया, जेआरएफ हासिल करके रिसर्च किया। जहाँ तक लिखने पढ़ने की बात है, मेरे बड़े अब्बू मरहूम वहीद शादानी एक बहुत ही पुख्ताकार और बुजुर्ग शायर थे। उन्हीं की देख रेख में हम लोगों ने थोड़ा बहुत सीखा और रहनुमाई हासिल की, और धीरे धीरे ये सिलसिला चला, और आगे चल के हम लोगों ने अदब में कुछ करने की कोशिश की। जो आपके सामने है, मैं समझता हूँ कि प्रतिमा जी वो देख रही हैं कि हम लोगों की जो कोशिशें हैं किताबों की शक्ल में आई हैं। मुख्तलिफ मौज़ूआत पे ख़ास तौर से तनक़ीद व तहक़ीक़ से मेरा ताल्लुक़ है, और फ़िक्शन की तनक़ीद, फ़िक्शन की क्रिटिसिज्म से मेरा ताल्लुक़ है ज़्यादातर। मेरी 10 किताबें छप चुकी हैं, साहित्य अकेडमी की के लिए भी मैं किताब लिख चुका हूँ, गवर्नमेंट ऑफ बिहार के लिए भी, एनसीपीयूएल के लिए भी। तो ये कोशिश है जो अभी जारी है। अदब की कोई ख़ास मंजिल नहीं होती है जहाँ पे पहुँच के ये कहा जाए कि अब हो चुका, फाइनल, फिनिश्ड। अदब की मंजिल बहुत दूर होती है, अनसीन होती है। इंसान बढ़ता जाए फिर भी उसकी इंतहा नहीं होती है। कोशिश जारी रहती है सबकी, मेरी भी कोशिश जारी है कि अदब के लिए कुछ कर सकूं, और उर्दू की बका के लिए, ख़ास तौर से उर्दू की बका के लिए हम लोग कुछ कर सकें। मैंने ज़ाती तौर पर, चूँकि मैं नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज की कमेटी में हूँ, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कमेटी में हूँ, मैं वहाँ गवर्निंग बॉडी का मेंबर भी हूँ। तो हम लोगों को ज़ाती तौर पे तजुर्बा है कि उर्दू की बका और उर्दू के फ़रोग़ के लिए कैसे काम किया जा सकता है, और क्या-क्या ज़रूरत है जिसको करने की ज़रूरत है ताकि उर्दू का फ़रोग़ बेहतर तरीके से हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम नसीम अहमद नसीम साहब आपका, और बहुत ही मुख्तसर में लेकिन बहुत तफसीली जानकारी आपने हमें दी। और ये फन बहुत कम को हासिल होता है कि कम से कम में ज्यादा से ज्यादा बात कह देना, पहुंचा देना। महात्मा गांधी के चंपारण मूवमेंट से लेकर आपका अपना तक का सफर, और बेशक आप जिस जमीन से, जिस मिट्टी से होते हैं, उसका असर आपके खून में शामिल होता है, और ये तय बात है, ये सही बात है। और यहाँ पर मैं कहना चाहूंगी कि बिहार के जो सियासी हालात है वो हमेशा से लोगों को, सारे लोगों का, पूरे मुल्क का ध्यान अपनी ओर खींचते आए हैं, और तरह तरह के उतार चढ़ाव वहाँ के लोग देखते हैं, बहुत तरह की बातें कहते हैं सियासत को लेकर। लेकिन एक बात आज तक पूरे मुल्क में कोई नहीं काट पाया कि अदब के मामले में, तालीम के मामले में बिहार का कोई जोड़ नहीं है, कोई जवाब नहीं है। सबसे अधिक आईएएस देता है बिहार, सबसे अधिक पढ़ाई लिखाई पर जोर बिहार में होता है। बस ये बात है कि सही रास्ता, सही सूरत-ए-हाल मिल जाए तो बहुत कुछ किया जा सकता है। तो इस जमीन पर, और एक चीज मैं और कहूंगी, आप एनसीपीयूएल से जुड़े हुए हैं तो मुझे कहने में फख्र होता है कि मैंने भी, जो कि उर्दू से नहीं हूँ, लेकिन मैंने उर्दू लिखना, पढ़ना, बोलना सीखा है, जो कुछ से ज्यादा वो एनसीपीयूएल के 1 साला कोर्स को करके ही सीखा है। और इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ क्योंकि आप उस से जुड़े हुए हैं। तो अब आगे हम लोग हम आज के टॉपिक पे आए, लेकिन एक सवाल मैं जरूर करूंगी कि आपने जो कुछ बताया उसके हिसाब से
تعلیم تو وہاں پہ ہے، لوگ ایڈمنسٹریٹر بننے کی اور دھیان دیتے ہیں، لیڈر بننے کی، اور ان کی جو منزلیں ہیں بڑی اونچی ہوتی ہیں، بڑے ایمبیشیس ہوتے ہیں بہار کے لوگ۔ اردو کی کیا صورتحال ہے بہار میں؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیونکہ بہار کے لوگوں کا میں یہ مانتے ہیں کہ وہ ان کی انگلش یا ان کی اردو یا دوسری لینگویج پہ ان کا اتنا کمانڈ نہیں ہوتا ہے، تو اردو کی کیا صورتحال ہے بہار میں آپ کے حساب سے؟ دیکھیے محترمہ، بہار میں اردو کی صورتحال 30-40 سال پہلے بہت ہی بہتر تھی، اور پورے بہار کے پٹنہ اور پٹنہ کے علاوہ سارے جو ضلع تھے بہار کے، وہ اردو کا چلن تھا ہر ضلع میں، اور بہت بڑی تعداد میں اردو کی تعلیم ہوتی تھی، اور اردو میں لوگ دلچسپی لیتے تھے۔ خاص طور سے جو خواتین ہیں اردو کے رسالے پڑھتی تھیں، اردو کے رسالے منگاتی تھیں، ان کو پڑھتی تھیں۔ جو مرد ہیں وہ پڑھتے تھے، لکھتے تھے۔ عوام میں اردو پڑھنے کی ایک چاہ تھی، ایک خواہش تھی۔ مدارس جو ہیں، مدرسوں میں اردو کا بہت زبردست چلن تھا۔ تو یوں سمجھیے کہ جو رسالہ آتا تھا وہ اس کے پڑھنے والے نہ صرف گھر کے لوگ ہوتے تھے بلکہ باہر کے لوگ بھی ہوتے تھے۔ ایک اردو کا عام چلن تھا، لیکن چونکہ پورے ہندوستان میں انگریزی کا جب تفوق بڑھا، انگلش میڈیم کا جب تفوق بڑھا، تو صرف اردو ہی نہیں، ہندی کو بھی نقصان ہوا، اور انگریزی کی طرف ہماری نئی نسل جانے لگی، اور ہم بچوں کے جو گارجین ہیں، جو والدین ہیں، انہوں نے اپنے بچوں کی اردو تعلیم کی طرف توجہ۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دھیرے دھیرے بچے اردو اسکرپٹ سے جو ہے نا دور ہوتے چلے گئے۔ وہی ہندی کے ساتھ بھی ہوا۔ انگلش میڈیم اسکول، بڑے بڑے اسکولوں نے وہ پوری توجہ دی سائنس پہ، میتھ پہ، انگریزی پہ۔ نتیجہ ہوا کہ لینگویج کو بہت نقصان ہوا، ہر جگہ ہوا، اور بہار میں بھی ہوا۔ مجھے یاد ہے کہ پٹنہ خدا بخش لائبریری میں منسٹری آف کلچر کی طرف سے میں فیلوشپ پہ کام کر رہا تھا ایک پروجیکٹ پہ۔ تو ڈی پی ایس کے بچے، پٹنہ ڈی پی ایس کے بچے لائبریری کو وزٹ کرنے کے لیے آئے، اور ان بچوں نے لائبریری کے سامنے کھڑا ہو کر اور اس کی بلڈنگ کی تصویر لینا شروع کیا۔ ہم لوگ بھی بچوں کو دیکھ رہے تھے، ان کی ایکٹیویٹی کو۔ میں نے ایک بچے سے پوچھا کہ بیٹے یہ بتاؤ، یہ جو اوپر لکھا ہوا ہے خدا بخش اورینٹل پبلک لائبریری کو ہندی میں کیا کہتے ہیں؟ میں آپ کو پرتیما جی بتاؤں کہ ڈی پی ایس کے بچے، انگلش میڈیم بچے، 15-20 بچے ہمارے ساتھ کھڑے تھے، اور اونچی کلاس کے بچے تھے، وہ لائبریری کی ہندی نہیں بتا پائے۔ اگر وہ لڑکے دوسرے طبقے کے ہوتے تو وہ لائبریری، میں پوچھتا کہ لائبریری کی اردو کیا ہے، تو وہ کتب خانہ نہیں بتاتے۔ ایک لائبریری وہ جان گیا، اتنا کافی ہے، ڈیٹس انف فار ہم، اتنا کافی ہے کہ وہ جان گیا۔ تو انگریزی کی طرف جو پوری طرح سے کنسنٹریشن ہو گیا، اس کی وجہ سے زبانوں کا نقصان ہوا، بہار میں اردو کا بھی نقصان ہوا۔ اردو کبھی اتنی مقبول تھی ہر گھر میں، ہر جگہ، کہ بہار میں اردو کو دوسری سرکاری زبان کا درجہ دیا گیا۔ 1982-83 کی بات ہے، دوسری زبان کا درجہ اس لیے دیا گیا کہ اردو اسپیکنگ پرسنز، اردو بولنے لکھنے والے لوگ بہار میں بہت بڑی تعداد میں ہیں، اس لیے۔ لیکن آج پرتیما سنہا صاحبہ، آج جو ہے نا وہ صورتحال نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اردو ہی پڑھی جاتی ہے، لکھی جاتی ہے یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، اسکولوں میں، مدرسوں میں، لیکن وہ بات پہلے جیسی نہیں ہے۔ وہ ذرا سا اردو کا حال جو ہے نا برا ہے۔
میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کروں گی، اور میں اس کے علاوہ میں بہت داد دوں گی آپ کی سر کہ ایک جگہ پہ پہنچ کے اور اردو کے لیے اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی اتنی ایمانداری سے آپ نے یہ مانا. ادروائز لوگ ایسے سوالوں پر لیپا پوتی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کچھ ایسا کہنے کی کوشش کرتے ہیں جو صحیح نہیں ہوتا ہے. آپ نے ایمانداری سے یہ مانا، اور اس کا کیا حل ہو سکتا ہے یہ میں آپ سے پروگرام کے آخر میں آخری حصے میں پوچھوں گی. فی الحال ہم لوگ اپنے موضوع پر چلتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کے بارے میں بھی بات کرنی ہے. آپ کی بہت ساری کتابیں ہیں، اور یہاں پہ عرفان صاحب نے ذکر کیا ہے آپ کی ایک خاص کتاب کا، نیپال میں اردو. اس سب پہ ہم بات کریں گے. پہلے میں چاہتی ہوں کہ جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے اس پہ ہم بات کر لیں. اور جناب الطاف حسین حالی کے بعد تنقید کے لیے اگر کوئی نام لیا جاتا ہے، بہتر بڑے تنقید نگار کے روپ میں اگر کسی کا نام لیتے ہیں تو وہ ہیں جناب امداد امام اثر صاحب، اور ان کی کتاب ہے کاشف الحقائق. اور اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ بہت ریفرنس کے لیے وہ کتاب استعمال کی جاتی ہے، اور ایسی کتاب لکھنا اپنے آپ میں ایک بہت بڑا زندگی کا حاصل ہوتا ہے، جس کتاب سے آپ کے آگے آنے والی نسلیں ریفرنسز لیں اور جو اصل چیز ہے وہ پائیں. تو میں چاہتی ہوں کہ اس موضوع پہ آپ کچھ بولیں، بتائیں کہ اس کا کتنا اس کی ضرورت ہے، کیا اہمیت ہے اس پورے ٹاپک کی، اور جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں کتاب کی. سب سے پہلے تو میں ایک بات بتاؤں کہ امداد امام اثر ایک بنیاد گزار تنقید، اردو تنقید کے بنیاد گزاروں میں تھے. دو چند بنیاد گزاروں میں ان کا نام آتا ہے. امداد امام اثر نے شاعری کی تنقید، حالی کی طرح شاعری کی تنقید پہ وہ کتاب لکھی، باضابطہ کتاب لکھی، کاشف الحقائق. میں ان سے گفتگو کرنے سے پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عام طور سے لوگ تخلیقات تنقید کو غیر ضروری یا چوتھے درجے کی تحریر سمجھتے ہیں، اور تنقید کی اہمیت سے اکثر انکار کرتے ہیں. اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جو فنکار جتنا انکار کرتا ہے، تنقید کی حیثیت کو رد کرتا ہے، وہ فنکار اتنا ہی تنقید نگاروں کے پیچھے گھومتا ہے کہ میری تحریر پہ کچھ لکھ دیجئے، میری کتاب پہ کچھ آپ تبصرہ کر دیں، کچھ کر دیں، لکھ دیں. تو ایک سائیکلوجی ہے، اس سے یہ پتہ لگ چلتا ہے کہ تنقید جو ہے نا بے حد ضروری ہے. ادب میں تنقید صرف تنقید نہیں ہوتی ہے، فن پارے کی خامیوں اور کمیوں کو بتانے کا نام تنقید نہیں ہے. تنقید کا کام تشریح بھی ہے، چیزوں کو سمجھانا. تخلیق کے اندر، کسی فن پارے کے اندر کیا چیزیں مخفی ہیں ان کو بھی بتانا اس کا کام ہے. تنقید کا کام ایک تشریح بھی ہے. تنقید کا کام ان چیزوں کی طرف نشاندہی بھی کرنا ہے جن کو اگر درست کر لے ایک فنکار تو اس کی تخلیق بہت بہتر ہو سکتی ہے. تخلیق کا رخ کیا ہے، کس رخ میں جانا چاہیے، تنقید نگار وہاں بھی معاون اور مددگار ثابت ہوتا ہے. تو تنقید کی بہت اہمیت ہوتی ہے. اسی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے امداد امام اثر نے، جبکہ امداد امام اثر سے پہلے حالی کی کتاب شائع ہو چکی تھی. 1893 میں الطاف حسین حالی کی کتاب کیا مقدمہ شعر و شاعری 1893 میں شائع ہوا. مقدمہ ایک کتاب بہت اہم، جس میں شاعری کے حوالے سے کچھ خیالات ہیں، کچھ مشورے ہیں. وہ محمد حسین آزاد کی کتاب 1880 میں شائع ہوئی. محمد حسین آزاد، آب حیات. اور کاشف الحقائق یہ 1857 میں چھپی. 1857 میں چھپی. اور کاشف الحقائق کے بعد شبلی کی کتاب موازنہ انیس و دبیر چھپی. اب ایک سلسلہ آپ دیکھیں
हाली मोहम्मद हुसैन आज़ाद, इमदाद इमाम असर और उसके बाद शिबली, इन लोगों ने उर्दू शायरी के उसूल पर बात की, बुनियादी जो उसूल हैं उन पर बात करने की कोशिश की इन लोगों ने, इन नाक़दीन ने। तो इन ये मुकदमा जो लिखा हाली ने, सब जानते हैं, इरफान साहब यहाँ मौजूद हैं हम लोगों के साथ, कि मुकदमा तो मुकदमा ही होता है। हाली ने वो एक अपनी किताब का दीबाचा लिखा, मुकदमा लिखा, जिससे लोगों को उनकी शायरी को समझने में आसानी हो। उनका मकसद भी नहीं था तनकीद लिखना। तो उन्होंने लिखा, बाद में उसमें कुछ ऐसी चीजें थी, काम की बातें थी, जिनको अलग से छापकर एक किताब बना दी गई। हालांकि बाज़ाब्ता वो तनकीद की किताब नहीं थी। इसके बारे में एहतशाम हुसैन ने लिखा कि ये तनकीदी तसनीफ नहीं थी, इसी रोशनी में मुकदमा को देखना चाहिए। और हाली ने अपनी शायरी के लिए कुछ ज़रूरी इशारे किए, उन तनकीद तो उनका मकसद ही नहीं था, जबकि काशिफुल हक़ाइक़ का मकसद ही वो एक राह बनाने की कोशिश था और तनकीद लिखने की कोशिश थी। बताया आपको काशिफुल हक़ाइक़ में इमदाद इमाम असर ने कि भाई शायरी क्या है, इसकी कितनी किस्में हैं, उनके तकाजे क्या हैं, उनके तकाजे क्या हैं, हर किस्म के तकाजे क्या हैं। शायरी में फितरी अनासिर होना चाहिए, गैर फितरी अनासिर का होना दुरुस्त नहीं है। ये बुनियादी सवालात जो है ना, काशिफुल हक़ाइक़ में बहुत तफसील से उठाए गए हैं। हाली ने भी कुछ चीज़ों, जैसे नेचुरल शायरी क्या है, ये चीज़ों के बारे में बताया, हाली ने भी बताया। लेकिन बाज़ाब्ते चैप्टरिंग करके इमदाद इमाम असर ने अपनी बात कही। इमदाद इमाम असर जो है ना, मजमूउल सिफ़ात एक राइटर थे और उनका ताल्लुक पटना ज़िला के सालारपुर से था। उनके आबाओ अजदाद अंग्रेज़ी मुग़लिया दौरे हुकूमत से लेकर अंग्रेज़ी दौरे हुकूमत तक बहुत अच्छे ओहदों पे रहे। उनकी उन्होंने इब्तदाई तालीम के बाद दर्स व तदरीस का पेशा अपनाया। उसके बाद वो पटना यूनिवर्सिटी से उन्होंने अरबी और फ़ारसी में डिग्री हासिल की, आला तालीम हासिल की। अच्छा, उसके बाद उन्होंने वकालत का पेशा अपनाया, फिर वो तबीब बन गए, वकालत भी की, तबाबत भी की। लेकिन आखिर में उन्होंने सोचा कि नहीं, सबसे अच्छा काम लिखना पढ़ना ही है। उसके बाद से वो तसनीफ़ व तालीफ में हमेशा के लिए तस्नीफ़ व तालीफ में लग गए। अच्छा, शायरी और तनकीद के अलावा उनकी दर्जन भर किताबें, आपको हैरत होगी कितना डायमेंशन था उनकी शख्सियत में और कितनी वुसअत थी जहन में और कितने पढ़े लिखे आदमी थे। वो हाली की तरह एक लकीर के आदमी नहीं थे, कई लकीरों के आदमी थे। अब शायरी और तनकीद के अलावा उनके यहाँ बागबानी पे काम है, ज़राअत खेती पे काम है, तिब पे किताबें हैं, ज़राअत पे किताबें हैं, कई शोबे में 10 किताबें हैं उनकी। तो उनका नज़रिया जो है ना, उनकी नज़र काफ़ी वसी थी, बहुत फैली हुई थी। यही वजह है कि जब तनकीद में वो आए तो उन्होंने उसी वुसअत ज़हनी से काम लिया और उसी बुलंद ख्याली और डाइवर्सिटी के साथ उन्होंने काम किया। और शायरी में उन्होंने हाली की तरह शायरी पर सवाल उठाए और ये बताने की कोशिश की कि शायरी के क्या तकाजे हैं, क्या क्या होना चाहिए शायरी में, है ना। और ये मिसालें अच्छा, देकर एक उन्होंने सवाल ये सर, कि बीच में मशक्की, एक सवाल जी कुछ इसी, कहना चाहे। जी जी मैं कह रही हूँ कि एक सवाल इसी बात पे आया है कि इमदाद इमाम असर साहिब ने शायरी के लिए किस चीज पर
सबसे ज्यादा जोर दिया है आपके हिसाब से? जी हेलो जी, मैं नहीं सुन सका, एक बार दोहरा दीजिए। सर सवाल है कि इमदाद इमाम असद साहिब ने शायरी के लिए किस चीज पर ज्यादा जोर दिया? जी, इमदाद इमाम असर ने जोर दिया कि शायरी में नेचुरल और फितरी बातों पर ज्यादा जोर दिया जाए। और शायरी में, जैसे हाल ही ने भी कहा था, शायरी में वो खिलाफ तवक्को बात, जो ऐसी चीजें जो नहीं होती हैं उनको बयान करने की कोशिश न की जाए। यानी कि जो कुछ हमारी जिंदगी में जो कुछ होता है और जो सूरत हाल है उसको इस तरह से पेश किया जाए कि पढ़ने वाले को लगे कि हाँ भाई ये लॉजिकल है, इस तरह से हो सकता है। यानी कि खिलाफ फितरत बातें शायरी में न पेश की जाएं और नेचुरल बातें पेश की जाएं। और सबसे बड़ी बात इमदाद इमाम असर ने ये कही कि शायरी और अदब, इनका कंपैरेटिव मुतालिया होना चाहिए, कंपैरेटिव स्टडी होना चाहिए। जी एक बिल्कुल बिल्कुल एक बिल्कुल सही लैंग्वेज बात से है। दूसरे लैंग्वेज, अब जो शोरा के बीच जो है ना, तस्करों में जैसे होता था, किसी की तारीफ हो रही है तो तारीफ हो रही है, किसी को कम आंकना है, कम बताना है तो बिल्कुल उसका जिक्र ही नहीं किया। तो इमदाद इमाम असर ने तनकीद में इंसाफ के साथ तज्जिया और एहतसाब पर जोर दिया और तकाबुली कंपैरेटिव लिटरेचर की एक दाग बेल डाली। पहली जी दफा तकाबुली जी मुतालिया जिसको कहते हैं उस पर जोर दिया उन्होंने। और जहाँ पर तकाबुली मुतालिया होगा और एहतसाब होगा, तज्जिया होगा, तो वहीं से जी। साइंसी तनकीद का आगाज वहीं से होता है कि डिटैच्ड होकर बिल्कुल मारूजी अंदाज में चीजों को देखें हम्म, और फैसला करें देखना और कि बिल्कुल। कौन सी चीज क्या है। जी, फयाज खान साहब ने एक इल्तिजा की है, हालांकि उन्होंने इरफान साहब से कही है तो बजरिए इरफान साहब ये मुझ तक भी पहुंच रही है। उन्हें आपकी कुछ गजलें सुननी है, शायरी सुननी है और कोई खास गजल का वो आपसे गुजारिश अभी कर रहे हैं, लेकिन मैं उनसे कहूंगी आप बस थोड़ा सा इंतजार और करें, हम इस बात को खत्म कर लें फिर हम नसीम सर से उनकी गजलें भी सुनेंगे। सर क्या इमदाद इमाम असद साहब ने शायरी के अलावा किसी और सिंफ पे बात की है? ये भी एक सवाल है, किसी और सिंफ पर उन्होंने अपनी कोई बात कही है? बेसिकली जैसे कि मैंने बताया कि हाली साहब, अल्ताफ हुसैन हाली ने शायरी की तनकीद, ये पहले जो पुराने जो तस्करा निगार और नक्काद होते थे, क्योंकि शायरी एक बहुत अहम सिंफ थी और शायरी में ही तनकीद का सारा कारोबार चलता था। बाद में फिक्शन तो हमारे यहाँ उर्दू में 100 साल की उम्र हुई फिक्शन की। ठीक है, कहानियों की शक्ल में कुछ चीजें मिलती हैं, तर्जमे मिलते हैं, लेकिन बाज़ाब्ता जो है ना, फिक्शन पे कुछ नहीं मिलता है। तन अब आप देखें, कलीमुद्दीन अहमद एक बहुत बड़ा नाम है तनकीद का, ज्यादातर उनके यहाँ शायरी पे ही तनकीद है। एक दास्तान पे है जरा सा हट के, इसलिए कि दास्तान भी पुरानी सिंफ है। तो ज्यादातर पहले शायरी पे ही तनकीद होती थी, तस्करे भी होते थे शायरी पे ही, इसलिए शायरी पे ही उनकी ज्यादातर तनकीद है। और मैं ये बताना चाहता हूँ इमदाद इमाम असर के बारे में, एक दो चीज और मैं बताना चाहता हूँ कि इमदाद इमाम असर ने एक तरह से साइंसी तनकीद की तरफ लोगों को रागिब किया। साइंसी तनकीद के मतलब कि अपनी पसंद और नापसंद को अलग रख के जो कुछ तख्लीक से सामने आता है उसको इंसाफ की रूह से बताना और जो कुछ है उसको सामने पेश करना, ये साइंसी तनकीद है। जैसे साइंस के साइंसी तरीके से जिस तरह चीज़ों को अलग किया जाता है और बताया जाता है कि ये चीज़ सही है और ये गलत है, तो वो एक तरीका उन्होंने अपनाया। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहले क्रिटिसिज्म और क्रिटिक का लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया
अप्लाइड क्रिटिसिज्म, अमली तनकीद और का एक जिसको कलीमुद्दीन अहमद ने फॉलो किया, और मुआजना अनीसो दमीर में शिबली नुमानी ने भी इस्तेफादा किया। मुआजना अनीसो दमीर जब वो लिखने बैठे तो उन्होंने भी इस्तेफादा किया था इमदाद इमाम असर से, और कलीमुद्दीन अहमद ने तो बहुत ही अच्छा खासा इस्तेफादा किया था। हालांकि कलीमुद्दीन अहमद ने हाली को कहा था कि उनके ख्यालात बहुत महदूद हैं, नज़र बहुत ही कम है, ख्यालात महदूद हैं, लेकिन कलीमुद्दीन अहमद ने हाली को माना कि भाई वो एक बड़े नाक़िद हैं। तो अप्लाइड क्रिटिसिज्म का जो ये लिया इमदाद इमाम असर से ही लोगों ने लिया, और ये क्रिटिसिज्म ये चीज़ें जो है ना इमदाद इमाम असर ने लिया। और इमदाद इमाम असर ने 125 साल पहले जो बात कही, उसके बाद लोगों ने उसको रिपीट किया, अपने अपने अंदाज से रिपीट किया। अच्छा, मैं ये एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि आज कंपैरेटिव लिटरेचर का पूरी दुनिया में हर लिटरेचर में कंपैरेटिव लिटरेचर का बहुत से बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में तो डिपार्टमेंट में अलग एक पेपर ही होता है कंपैरेटिव लिटरेचर। हम लोग भी अलीगढ़ में कंपैरेटिव लिटरेचर एक पेपर पढ़ते थे। तो आज बहुत ही जाती है कंपैरेटिव लिटरेचर का काशिफुल हकायक से इमाम असर ने ये एक बहुत ही बड़ी यहाँ ख्यालात को थोप रहे हैं, यहाँ जबरन कोई बात वो कहना चाहते हैं। इमदाद असर की निगाह इतनी वसी थी कि फारसी, अरबी, अंग्रेजी, उर्दू कई जुबानों के अदब पर अदबियात पर उनकी निगाह थी। वो शेक्सपियर को उन्होंने पढ़ा था, उन्होंने बेकन को पढ़ा था, उन्होंने मिल्टन को पढ़ा था, सादी को पढ़ा था, शिराजी को पढ़ा था, इमरुल कैस को पढ़ा था, फरजदक को पढ़ा था। तो सब पे नज़र थी। और वो बताते हैं एक चीज़ बहुत अहम यह है कि आम तौर से उर्दू लिटरेचर के जो लोग हैं वो मशरकी अदब को बहुत कम आंकते हैं, जबकि ऐसा नहीं है कि मरूबियत नहीं होनी चाहिए कि मगरबी अदब जो है ना बहुत आसमान की तरह है और मशरकी अदब जो है ना बिल्कुल जर्रे की तरह से। और नतीजा ये हुआ कि मशरकी अदबियात से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने अपने हीरे और जवाहरात को ही वो खजब रेजा समझा और मामूली चीज़ समझा और आसमान समझा मगरबी अदब को। तो कहना यह है उनका, इमदाद इमाम असर का, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए कि हमारे यहाँ एक से एक शोरा है जो मगरबी शोरा से, राइटर से बहुत अहम है। जैसे मीर अनीस की जो किरदारदेगारी उनके मरसियों में मिलती है, मीर अनीस ने जो कैरेक्टर पेश किया अपने मरसियों में, वो होमर के यहाँ आप देखेंगे तो उसकी किरदारदेगारी में नहीं है, जबकि होमर बहुत बड़ा नाम है। और किरदारनिगारी कैरेक्टर के लेवल पे देखा जाए तो होमर के कैरेक्टर अगर शेर हैं तो अनीस के कैरेक्टर जो है ना सवा शेर है, ऐसा लिखा उन्होंने। अच्छा, मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट का तज्जिया करते हुए उन्होंने लिखा कि मिल्टन ने शान खुदाबंदी में कमी की है और एक मौका ऐसा आया कि खुदा को मसीह के सामने पेश कर दिया, माजूर और मजबूर बना के, कि अब मसीह ही कुछ करेंगे तो ये शैतान को का कला कमा होगा और शैतान जो है ना वो हटेंगे। तो वहां एक खुदा की जो हैसियत है उसको कम करके दिखाया, जबकि अनीस ने खुदा की, अपने मर्सियों में खुदा की कुदरत और किबरियाई को हर जगह रखा, बरकरार रखा और बिल्कुल जो है ना अजमतो इरफत को बना के रखा। तो ये एक चीज़ें जो है ना बिल्कुल एक नए तौर पर इमदाद इमाम असर ने कहने की शुरुआत की, जिसका असर बहुत बड़ा।
अच्छा देखिए, मैं एक आखिरी बात 1-2 मिनट में बता देता हूँ, 1-2 मिनट और लूंगा। जी इमदाद बिल्कुल इमाम बिल्कुल बिल्कुल असर सर, बिल्कुल। इमदाद इमाम असर ने जिस वक्त ये बातें कही, उस वक्त बिल्कुल नई बातें थी और अहालियाने अदब उनसे नावाकिफ थे। इसलिए इमदाद इमाम असर का उतना असर नहीं हुआ जितना होना चाहिए। लेकिन लेकिन आगे चल के उनकी तहरीरों को जब पढ़ने की कोशिश की गई और समझने की कोशिश की गई, तो पता लगा कि भाई ये तो जो है ना, एक तरह से एंटी कॉलोनियल क्रिटिक है ये। इमदाद इमाम असर एंटी कॉलोनियल क्रिटिक हैं। उन्होंने जो नौ आबादियाती जो निज़ाम है, उस दौर में उन्होंने बिल्कुल जो है ना अलग तरह से बात की। मशरकी अदब पे जो नौ आबादियाती असरात थे, उनसे अलग हट के बातें की उन्होंने और बिल्कुल डिफर करके बातें की उन्होंने। तो एक इज्तिहाद था ये। लिखा भी है कि तनकीदी इज्तिहाद, दायरा मुआरिफ ने लिखा है कि तनकीदी इज्तिहाद उनके यहाँ पाया जाता है। उर्दू तनकीद में एक इज्तिहाद की उन्होंने। तो ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और दूसरी बात प्रतिमा जी, कि उन्होंने सिर्फ बड़ी शायरी की बड़ी असनाफ पर ही तवज्जो नहीं दी। जिन छोटी छोटी जैसे कथा है, रुबाई है, मुसल्लस, तज़मीन और ये सब जो है ना छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, इन पर भी तवज्जो दी और बारीकी से सारी चीज़ों को जो है ना समेटने की कोशिश की। और गज़ल, कसीदा, मरसिया, इन तमाम के मुतल्लिक जो है ना अपने ख्यालात का इजहार किया कि कहाँ क्या होना चाहिए। ये गज़लों में वस्ल के नाम पर, महबूब से वस्ल के नाम पर, मिलन के नाम पर उरियानियत नहीं होनी चाहिए। वो गैर इखलाकी भी है और गैर मजहबी भी है। उसी तरह से कसीदे में बेजा तारीफ नहीं होनी चाहिए। ऐसी तारीफ हो कि जिससे पता चले कि इंसान की तारीफ कर रहे हैं, खुदा की नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने एक तय किया, चीजों को तय किया। क्या होता है, एक नक्काद जो शुरू करता है कोई चीज, एक वसूल बनाता है, एक तरीका बनाता है, वो तरीका और उसूल बनाने का काम किया, तनकीद को रास्ता दिखाया कि कैसे चलना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। लेकिन बहुत ही अफसोस ये है कि इमदाद इमाम असर को वो मुकाम नहीं मिला जो उनको मिलना चाहिए था और उनको नज़रअंदाज किया गया। प्रोफेसर वाब शफी ने कहा है कि भाई उनको नज़रअंदाज किया गया, उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ। इंसाफ होना चाहिए उन पे। हालांकि अख्तर कादरी, इबादत बरेलवी, प्रोफेसर अबुल कलाम कासमी, शमसुर रहमान फारूकी, इम्तियाज आलम और डॉक्टर सरवलुल हुदा ने किताबें लिखी। पाकिस्तान में भी अहमद सोहेल और नासिर अब्बास नैयर ने नौ आबादियाती पस मंजर के जिक्र के तौर पर जो है ना उनका जिक्र किया, उनका हवाला दिया और उनकी खिदमत का एतराफ़ किया। लेकिन इमदाद इमाम असर एक इतना बड़ा नाम है उर्दू तनकीद का, जिस तरह से इमदाद इमाम असर को उसका मकाम मिलना चाहिए था उर्दू क्रिटिसिज्म में, वो नहीं मिला। ये ज़रूरत इस बात की है कि उर्दू अदब के जो लोग इस पर तवज्जो दें और इमदाद इमाम असर की खिदमत का एतराफ़ करें। क्या बात है, वाह, बहुत खूब। और तहरीक बकाए उर्दू के लिए बड़े ही एजाज की बात है सर कि हमारे प्रोग्राम के जरिए आप एक ऐसी शख्सियत के बारे में आपने बताया जिसके लिए आप खुद कह रहे हैं कि उर्दू अदब के लोगों को उनके बारे में ज्यादा जानने की जरूरत है और उनको वो मकाम देने की जरूरत है जिसके वो मुस्तहिक हैं। और जहाँ तक तनकीद की बात है, आपने कहा कि तनकीद लोग सुनना नहीं चाहते हैं, वो तनकीद से दूर भागते हैं, वो नहीं चाहते कि वो उनकी तकलीफ पे कोई तनकीद करे। हालांकि वो चाहते हैं कि उनकी तकलीफ की तारीफें की जाएं, जब भी रिव्यू निकले तो अच्छा ही अच्छा सब लोग लिखें, लेकिन वो तनकीद में अपनी बुराई नहीं सुनना चाहते हैं। जबकि एक कहावत है कि निंदक नियरे राखिए, एक दोहा है कि निंदक को, यानी जो आपकी निंदा कर रहा है उसको पास रखिए ताकि वो आपको बता सके कि आप कहाँ गलत हैं, क्योंकि आप गलत नहीं जान पाएंगे तो अपने को सही नहीं कर पाएंगे।
اور साइंसी तनकीद की जो आपने बात की कि हिंदी का वो लफ्ज है निरपेक्ष रहकर, दोनों पक्षों से, दोनों तरफ से न्यूट्रल रह के बिना बायस्ड हुए तनकीद करना, ये शायद सबसे बड़ा चैलेंज होता है तनकीद निगार का। तो इस पे भी वो बिल्कुल पूरे पूरे खरे डिटैच्ड होना चाहिए। डिटेल्ड होके, जी बिल्कुल, पूरे पूरे खरे उतरे। और उसके बाद आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि जो हम लोग आज कहते हैं, हम लोग को लगता है कि हमने बड़ा कुछ नया कह दिया कि अदब कहीं का भी हो वो अच्छा बुरा नहीं होता, अदब समाज का आईना होता है, और जो समाज में होगा वही अदब में होगा। हाँ, अदब समाज को एक नया रास्ता दिखा सकता है, दिशा दिखा सकता है। इसलिए मशरिकी अदब हो या हमारा अदब हो, उसमें किसी को भी सर पर बैठाने की जरूरत नहीं है, हमें उससे सीखने की जरूरत नहीं है। और कमाल की बात यह है कि जनाब इमदाद इमाम असद साहब इतने बरस पहले ये बात कह गए, सोच गए, ये कमाल की बात है। तो उर्दू अदब का क्या उरूज था, ये जानने की बात है हमारे लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इतने जरूरी मौजू पर यहाँ पर बातचीत की। लेकिन अभी बातचीत आधे में पहुंची है, क्योंकि हम जिस शख्सियत ने मुझे, हम सबको तहरीक वकाई उर्दू के इस प्रोग्राम के जरिए हमारे नाजरीन को इतनी जरूरी जो मालूमात हैं वो दी हैं, उनके बारे में कुछ बात जानना अभी बाकी है। आपकी किताबों के बारे में बातें करनी है, लेकिन इसके पहले मुझे लगातार यहाँ पर कहा जा रहा है कि मैं आपसे गजल पढ़ने की गुजारिश करूं। तो एक नाज़िम की हैसियत से मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि आपकी कुछ गजलें हम सुने, उसके बाद हम आगे की अपनी बात को जारी रखेंगे। तो आपकी कुछ गजलों के लिए आपसे गुजारिश। देखिए प्रतिमा साहिबा, हम लोग तो बुनियादी तौर पर शायर ही हैं। बाद में तनकीद की तोहमत लग गई बाद में, लेकिन बुनियादी तौर पे हम लोग शायर ही हैं। और लेकिन नस्र में चूँकि तवातुर के साथ किताबें आई, काम आया, इसलिए जो उर्दू अवाम है उसमें हम लोग एक नस्र निगार के तौर पे बदनाम हो गए, या यूं कहिए कि नस्र निगार के तौर पे वो चले गए। बहरहाल तख्लीकी तौर पे भी हम लोग मुतहर्रिक हैं, और मैंने कुछ अशार कहे हैं, उनमें से मैं सुनाता हूँ आपको कि शेर मुलाहिजा करें कि मिलने में मुझको आपसे क्या इज्तिनाब था, मिलने में मुझको आपसे, पता नहीं आपके यहाँ सर्दी कैसी पड़ रही है और हालात जी कैसे हैं। हमारे सर्दी, जी जहाँ पर मैं हूँ वो तो बिल्कुल बिहार ही है, क्योंकि मैं बनारस में हूँ। तो हाँ बनारस जी तो बिहार हाँ, जम्मू कश्मीर और बाकी जगहों पे सर्दी अपने ही मिजाज से पड़ती है। तो बहरहाल हाँ। जी सर। तो सर्दी और कोरोना दोनों को, जो है ना, सर्दी और कोरोना दोनों को नज़र में रख के और ये शेर सुने कि मिलने में मुझको आपसे क्या इज्तिनाब था, मिलने में मुझको आपसे क्या इज्तिनाब था, पर क्या करें कि शहर का मौसम खराब था, पर क्या करें कि शहर का क्या मौसम बात है, खराब था। क्या और बात है, क्या बात शेर है। के दुनिया के सारे राज से वाकिफ तो था, मगर दुनिया के सारे राज से वाकिफ तो वाकिफ तो था, था मगर मगर। आवाज आ रही है? सर आपकी आवाज आवाज पहुंच थोड़ी रही सी है? टूट के मुझे मिल रही। सर अब पहुंच रही है, अब पहुंच रही है, अच्छा, लेकिन पहुंच आप रही फिर है। से पढ़ दें क्योंकि आवाज, जी अब पहुंच रही है, आप फिर जी से जी, पढ़ दें सर। हाँ जी जी जी। मुट्ठी में उस मिलने में मुझको आपसे क्या इज्तिनाब था, पर क्या करें कि शहर का मौसम खराब था। और शेर के मुट्ठी में उसकी बंद थी मेरी जरूरतें, मुट्ठी में उसकी बंद थी मेरी जरूरतें, मैं था महज सवाल वो मेरा जवाब था, मैं था महज सवाल
वो मेरा जवाब था। और मक्ता का शेर देखें कि मैंने कहीं नसीम को देखा था राह में, मैंने कहीं नसीम को देखा था राह में, चेहरा था उसका जर्द तो हुलिया खराब था, मिलने में मुझको आपसे क्या क्या इज्तिनाब बात है, वाह था। पर वाह क्या वाह, करें क्या कि, बात है। जी जी शुक्रिया, पर क्या करें कि शहर का मौसम खराब था। मौसम खराब था। जी, दो तीन और अशार देख बिल्कुल। लें कि कुछ इस तरह से मुकर्रर खड़ा, सर, इरशाद। कुछ इस तरह से खड़ा जी, बीच में जमाना था, कुछ इस तरह से खड़ा बीच में जमाना था, न उसको आना था मुझ तक न मुझको जाना था, न वाह उसको आना वाह था वाह, मुझ तक न मुझ मुझको तक न जाना मुझको था। जाना था। वाह, क्या और बात ये है। और एक प्रैक्टिकल शेर देखें कि वो दुश्मनों के आदमी था, वो वो दुश्मनों के ही। सर आपकी आवाज मतलब यानी वो कि आपका दुश्मनों, नेटवर्क फिर गड़बड़ हो गया है। जी सर, वो दुश्मनों के। अच्छा अच्छा, वो दुश्मनों के ही खेमे का आदमी निकला, हाँ, क्या बात हमारे है, क्या साथ बात तो है, वाह। चलने का बस बहाना था। वो क्या बात है दुश्मनों के सर, ही मुकर्रर खेमे एक का बार आदमी सर। निकला। वो दुश्मनों के ही जी जी, खेमे का वो आदमी निकला, दुश्मनों वाह के ही, वाह वाह। खेमे का हमारे आदमी साथ निकला। तो चलने का बस बहाना था। और हाँ एक हाँ हाँ, अच्छा क्या शेर बात। सुनिए कि मुझे मुझे ये फिक्र नहीं है कि लोग बहरे हैं, मुझे हाँ ये हाँ, फिक्र नहीं है कि लोग फिक्र बहरे नहीं हैं, है कि लोग बह रहे हैं, वाह। लोग बहरे हैं, सुना दिया उसे जिसको मुझे सुनाना था। सुनाना था, वाह 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 मुझे, वाह जी वाह जी, वाह वाह। मुझे ये फिक्र नहीं है कि लोग बहरे हैं, सुना दिया उसे सुना जिसको दिया मुझे है सुनाना उसे था, जिसको मुझे सुनाना जिसको था, वाह मुझे सुनाना वाह। था। और अब बस वो शेर बहरा ना के निकले। अजीब अजीब ज़र्फ की, जी, और शेर देखें कि अजीब ज़र्फ की खूगर हमारी फितरत थी, वाह वाह। अजीब ज़र्फ की खूगर हमारी फितरत थी, हमारी फितरत थी। निबाह निबाह उससे था मुश्किल मगर निभाना था, वाह वाह, क्या निबाह बात है, उससे था क्या मुश्किल मगर क्राफ्ट है। निभाना था। मगर निभाना था। कुछ इस तरह कुछ इस तरह से खड़ा बीच में जमाना था, न क्या उसको बात है, आना था मुझ तक न मुझको ना जाना मुझको था। जाना था। क्या बात है, वाह जी वाह। बेहतरीन जी जी, अशार, बहुत बेहतरीन बहुत अशार सर, बहुत ही शुक्रिया। खूबसूरत। हुक्म की तामील हुई। हुक्म बिल्कुल नहीं था सर, ये हमारी गुजारिश थी। और बहुतों ने सिफारिश लगाई तो हमने भी आपसे गुजारिश कर दी। और ऑनलाइन प्रोग्राम में हम पूरी कोशिश करते हैं कि नेटवर्क हमारा साथ देता रहे, ताकि आवाज हमारी भी और हमारे मेहमान की भी सही सही पहुंच सके नाजरीन तक। तो उम्मीद करते हैं कि पहुंच रही है, कुछ डिस्टरबेंस तो है मगर जी फिर भी बात और अशार पहुंच गए हैं। सर आपकी किताबों पर कुछ बात करना चाहूंगी मैं। आपकी किताबें जी दर्जन जी भर किताबें आपकी हैं, उससे कुछ ज्यादा ही हैं। तो एक तो मुझे ये बात बहुत जी हैरान जी, करती है जब मैं किसी ऐसे अदीब के रूबरू होती हूँ जिनकी दर्जन भर से ज्यादा किताबें होती हैं। तो कैसे लिखने का वक्त निकला, कैसे लिखते रहे, कितनी मेहनत करनी पड़ी, और बाकी कामों के बीच में किताबों को लिखना, फिर किताबों को में क्या लिखना है इसका इंतखाब करना, टॉपिक्स लेना, अपनी निगाहों को बेदार रखना, खुला रखना, ये कैसे हुआ? अपनी किताबों पे कुछ बताएं आप। पहली किताब कैसे आई, उसके बाद फिर कैसे सिलसिला बनता गया, और आगे क्या आने वाला है? देखिए वो किताबों का वो सिलसिला, जो जो लिखने वाले लोग, लिखने पढ़ने वाले लोग हैं, वो लोग, हो सकता है कि आपने भी किताबें लिखी हों और आपको इस बात का अंदाज़ा होगा। असल में अदब क्या है? अदब एक जुनून है, एक दीवानापन है। जब किसी सिन्फ से लगाव होता है अदीब को, शायर को,
तो वो बस उसमें गुम हो जाता है और लिखने पढ़ने का काम वो तरजीही बुनियाद पे करने लगता है। जैसे आपको ये शौक हो कि मेरी कहानी छपे, अगर आपकी कहानी आपने लिखी, एक दो कोशिशों के बाद वो कहानी सारिका जैसी पत्रिका में छप जाए या आजकल जैसी पत्रिका में छप जाए, तो होता क्या है कि आदमी को वो शौक बढ़ता जाता है और धीरे धीरे जो है ना आदमी अदब की तरफ निकल पड़ता है। तो मेरी पहली तखलीक जो है ना पटना बेशक में बेशक। छपी। मेरी पहली तहरीर छपी पटना में, वो अजीना जी 1982 1982 में मेरी पहली तहरीर छपी। और उसके बाद से एक शौक बढ़ा और हम लोग अदब की तरफ बढ़े और धीरे धीरे शायरी की तरफ बढ़े। फिर ये लगा कि नस्र की तरफ आना चाहिए, तनकीद और तहकीक की तरफ आना चाहिए। तो धीरे धीरे ये सिलसिला बनता गया। तो मज़ामीन लिखे गए तो मज़ामीन के मजमूए आए। फिर हुआ कि एक टॉपिक पे एक मौजूई किताब सामने आए, तो एक मौजूई किताबों में नेपाल में उर्दू ज़ुबान व अदब एक किताब आई। गयास अहमद गद्दी एक किताब आई जो साहित्य अकेडमी की किताब थी। रमज़ अज़ीमाबादी पे किताब आई। बिहार में उर्दू अफसाना एक किताब एक मौजूई आई। तो एक मौजूई किताबें भी आईं और अलग अलग मज़ामीन के मजमूए भी आए। तो और हिंदी में भी कुछ काम हुआ, तो हिंदी में तर्जमे का काम हुआ, कुछ तरतीब का भी काम हुआ, कंपाइलेशन का भी काम हुआ। तो एक जुनून, एक शौक, ऐसा लगता है लिखने वाले को अक्सर महसूस होता है, मैं ही नहीं, मैं तो मामूली लिखने वाला आदमी हूँ, बहुत से लोग हैं। अब तो कुछ अदीब ऐसे हैं जिनकी किताबों की तादाद 300-400 तक तादाद पहुँच गई है। तो वो जुनून की हद को भी वो पार कर जाते हैं ऐसे अदीब। हम लोग फिर भी कंट्रोल में हैं और हम लोगों ने जितनी वुसअत है, जितनी कुव्वत है, जितनी सलाहियत है, उसके हिसाब से अभी तक काम किया है। लेकिन उसके बावजूद ये ख्वाहिश है कि कोई ऐसा काम हम लेके आएँ, करके दिखाएं आवाम को, जो जिससे उर्दू आबादी उसकी अहमियत ज़्यादा से ज़्यादा दे और ये समझे कि ये किताब जो है ना हमेशा बाकी रहने वाली किताब है। इसकी ख्वाहिश सबको होती है, मुझे भी ये ख्वाहिश है। सर, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपने अब तक जो तख्लीक की है, जो किताबें आपकी अब तक आई हैं, आपके लिए आपकी सबसे अहम किताब कौन सी है जो आप चाहते हैं कि रहे, लोगों तक पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा लोग उस किताब को पढ़ें? ऐसी कौन सी किताब है या किताबें हैं जो आपकी खुद की लिखी हैं और आपको लगता है उनको लिख के आपको कुछ सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन मिला कि हाँ ये लिखा है मैंने? देखिए, उसमें एक काम मैंने किया। एक तो नेपाल में उर्दू ज़ुबान व अदब ये काम किया मैंने, और बहुत लंबी चौड़ी उसकी कहानी है। 1995 से शुरू किया और 2008 में ये किताब तैयार हुई। बहुत लंबे वक्फे के बाद नेपाल का सफ़र किया कई दफ़ा। नेपाल बहुत लंबी कहानी है। स्टेशन पे सोना पड़ा, अंधेरे में जाना पड़ा। नेपाल पे बॉर्डर पे एसएसबी ने रोका, डिटेन किया पूरी रात। बहुत लंबी चौड़ी कहानी है। किसी तरह से नेपाली अदीबों शायरों तक पहुंच के और ये काम मुकम्मल किया, जिसको 2008 में NCPUL ने इसको शाये किया। सर, तो एक ये सवाल काम बीच बिल्कुल में कर रही हूँ, नेपाल में उर्दू है क्या? नेपाल में भी जी उर्दू जी है क्या? नेपाल, जी जी बिल्कुल है। तो नेपाल में शायरी करने वाले, नेपाल में अफसाना लिखने वाले, नेपाल में तंज़ुम मिज़ाह लिखने वाले, नेपाल में अदबी मज़ामीन लिखने वाले बड़ी तादाद में। एक लंबी कहानी है, मेरी पूरी किताब है, वो डिटेल में जाने पे पता लगेगा। एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है, वहाँ से रिसाले छपते हैं, दर्जन भर से ज़्यादा रिसाले छपते हैं, शेरी मजमुए लोगों के हैं। वहाँ से अखबार, नई सदी के नाम से अखबार आता है। तो ये एक कुछ चीज़ें बंद हो गई हैं, कुछ आज भी जारी हैं। ये एक सिलसिला चल रहा है। हर खित्ते में उर्दू के शोरा, यहाँ तक के शायरात भी मौजूद हैं। उनके मुशायरे काठमांडू में होते हैं, नेपालगंज में मुशायरे होते हैं, हिंदुस्तान से लोग शिरकत करते हैं। एक अच्छा खासा माहौल है लिखने पढ़ने वालों का।
تو ایک تفصیل طلب یہ گفتگو ہے یہ، تو اس پہ کبھی پھر بات ہوگی. یہ تو بالکل ایک میٹنگ اس پہ ہوگی تبھی جا کے بات مکمل ہوگی. بے شک بے شک، ہم سب کتاب کے اندر کی ایک کیوریوسٹی جاگی ہوئی ہے کہ نیپال میں، اور یہ بھی پوچھا بھی گیا ہے تحریک بقائے اردو کی اور سے کہ نیپال میں اردو یہ کتاب کیسے لکھی گئی. پورا پروسیس جاننے کا ایک الگ ہی لطف ہوگا، اور ہم ضرور آپ سے کبھی اس پر بات پوری کرنا چاہیں گے صرف اس کتاب پر. جی جی جی. دوسری کتاب غیاث احمد گدی کا مونوگراف ہے جو ساہتیہ اکیڈمی کے لیے میں نے لکھی. اس میں غیاث احمد گدی جو ایک بہت ہی اہم نام، اردو فکشن کا ایک بہت ہی اہم نام ہے. غیاث احمد گدی، الیاس احمد گدی، دو بھائی تھے. الیاس احمد گدی کو ان کے ناول فائر ایریا پہ ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ ملا. غیاث احمد گدی کو کوئی ایوارڈ نہیں ملا، لیکن اردو کے بہت ہی بڑے رائٹر تھے، بہت بڑے فکشن رائٹر تھے. ان پہ میں نے مونوگراف لکھا اور اس کو اپڈیٹ کیا. یعنی کہ اب تک جو مونوگراف جو کچھ ان پہ لکھا گیا تھا اس کو اپڈیٹ کیا. بہت سی چیزیں جو شامل نہیں تھیں ان کو شامل کیا. اس طرح سے وہ کتاب غیاث احمد گدی پر ایک، میں سمجھتا ہوں کہ ایک ڈھنگ کی کتاب وہ سامنے آئی. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ وہ آخری کام ہے، اس سے بہتر اور بھی کام کوئی بھی کر سکتا ہے جو اس میں دلچسپی رکھتا ہے غیاث احمد گدی میں، اس سے بہتر کام کر سکتا ہے اور کرنا چاہیے. جی سر، آپ بہت سی رسالوں میں ایڈیٹوریل میں بھی رہے ہیں، تو وہ رسالے کتنی اہمیت رکھنے والے رسالے ہیں؟ انہوں نے کیا کیا کام کیا ہے اردو کی بقا کے لیے؟ دیکھیے، وہ رسالوں کی بہت اہمیت رہی ہے اور ایک زمانے سے اہمیت رہی ہے. رسالوں نے تحریک دینے کا کام کیا ہے رائٹرز کو. بہت سے رسالوں نے رائٹر کو رائٹر بنایا، عوام تک پہنچایا، چھوٹے رائٹر کو بڑا بنایا. جس رائٹر کو کوئی جانتا نہیں تھا اس کو متعارف کرایا اردو آبادی سے. تو رسالوں کی بہت اہمیت ہوتی ہے. آپ جن رسالوں کے ایڈیٹوریل میں رہے ہیں، میں بالخصوص ان کے بارے میں پوچھ رہی تھی کہ انہوں نے کس طرح سے کام کیا. جی جی جی. ہاں، وہی میں بتا رہا ہوں کہ میں نے جن رسالوں سے میرا جو تعلق رہا، سید میگزین سے رہا علی گڑھ میں، اس کے بعد کسوٹی جدید سے رہا پٹنہ، اس کے بعد ایک حالیہ رہنما اسکول بکس کا بھی آپ کا میں نے دیکھا. جی جی. تو ہمارا بھی یہی مقصد ہے کہ رسالوں کے ذریعے ایک تو اردو کا فروغ ہو، اردو کا فروغ اور بقا ہو، اور جو جینوین رائٹر ہیں اور ان جینوین رائٹر کو سامنے لایا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں جوڑنا چاہوں گا کہ جو نئے لکھنے والے ہیں، جو برڈنگ رائٹرز ہیں، جو نئی نسل کے رائٹرز ہیں، ان کی ہمت افزائی ہو اور ان کو زیادہ سے زیادہ جگہ دی جائے. ان والوں کی کھیپ دھیرے دھیرے کم ہو رہی ہے. دھیرے دھیرے پرانے لکھنے والے دنیا سے جا رہے ہیں، تو نئی کھیپ لکھنے والوں کی اس وقت تک سامنے نہیں آئے گی جب تک رسالے ان کی ہمت افزائی نہیں کریں گے، ان کی تحریروں کو نہیں چھاپیں گے. تو میرا اس پہ بہت زور رہتا ہے کہ جو نئے لکھنے والے ہیں ان کی ہر طرح سے ان کو پش اپ کیا جائے، بوسٹ اپ کیا جائے، رسالوں کے ذریعے بھی، محفلوں کے ذریعے بھی، سیمیناروں میں بھی، ہر جگہ نئے لکھنے والوں کو اہمیت دی جائے. کیا بات ہے سر. ہمارے پروگرام کا جو آخری سوال ہوتا ہے، اس کے پہلے میں آپ کو مبارکباد بھی دے دوں، بہت سارے ایوارڈ جو آپ نے پائے ہیں اس کے لیے. اور اردو کے لیے کام کر کے اگر آپ کو ایوارڈ ملے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے کام کو ریکاگنائز کیا گیا ہے، اس کام کا اثر ہوا ہے لوگوں تک. تو اس کے لیے مبارکباد ہماری اور سے، تحریک بقائے اردو کی اور سے. آخری سوال جو ہمارا ہوتا ہے، سوال نہیں ایک گزارش ہوتی ہے کہ آنے والی نسلوں کے لیے، اگلی نسل جو ہماری ہیں یا جو ابھی کی جو موجودہ نسل ہے، جو بچے ابھی پڑھ کے بڑے ہو رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، ان کو اردو سے کیسے جوڑا جائے یا ان کی زبان سے اردو کی بقا کے لیے کیسے محبت جگائی جائے، کیسے اس کی اہمیت سمجھائی جائے. اور یہ سوال آپ سے کرتے وقت مجھے زیادہ اہم اس لیے لگ رہا ہے کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ SCERT پٹنہ کی اسکول بکس کے بھی ایڈیٹوریل میں آپ رہے ہیں. تو بچوں کے لیے جو کتابیں اسکول میں ہوتی ہیں، ان کی
निसाब में होती हैं, और उसके अलावा जो चीजें बाहर निकलती हैं, रिसाले होते हैं, बुक्स होती हैं, इनकी क्या अहमियत है बच्चों के अंदर उर्दू को लेकर एक दिलचस्पी पैदा करने में, और आपका क्या मैसेज है उन लोगों के लिए जो अपनी जबान छोड़ के दूसरी जबान में बोलना पसंद करते हैं और अपनी जबान के बारे में ज्यादा सोचना पसंद नहीं करते हैं? तो एक आखिर में आपका ये मैसेज और एक पैगाम चाहूंगी मैं। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं गार्जियंस को ये कहना चाहूँगा कि वो उर्दू एहसास कमतरी का शिकार ना हो, अपने बच्चों को उर्दू पढ़ाएं, इसलिए कि उर्दू एक तहजीब भी है। उर्दू पढ़ने पे ही आपका बच्चा मुहज़्ज़ब होगा, चाहेगा कि नानी है, कहेगा कि वो नहीं कहेगा कि जो है ना, पापा तुम्हारी बहन आई है, तुम्हारी बहन आई है, पापा तुम्हारी बहन आई है, पापा तुम्हारी माँ बैठी है। रिश्ते नहीं जानता है वो। उर्दू पढ़ लेगा तो तहजीब सीखेगा, रिश्तों को पहचानेगा, अपने कल्चर को, अपनी तहजीब को, अपने इतराफ को पहचानेगा। वरना वो जो मॉडर्न बनने की ललक है, उसमें बच्चे जो है ना बहुत सी अपनी जड़ों से कट जाते हैं, अपनी असल से कट जाते हैं। और बाज़ दफ़ा तो ऐसा होता है कि ना खुदा ही मिला ना वो साले सनम, न इधर के रहे ना उधर के हम। तो कभी कभी ये भी होता है कि ना अपनी तहजीब मिली और ना मॉडर्न दुनिया की कोई सहूलत मिली। तो उर्दू को इसलिए भी गार्जियन को चाहिए कि उर्दू पढ़ाएं अपने बच्चों को, तहजीब सीखे, तौर तरीका सीखे, जुबान सीखे। कभी अफसर हो जाए तो ऑफिसर की तरह से बोले भी, ऑफिसर हो जाए तो ऑफिसर की तरह कम से कम बात तो करे। ये एक तहजीब उसके अंदर आएगी, कैसे ऑफिसर को बात करना चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो प्राइवेट इदारे हैं या जो गवर्नमेंट के इदारे हैं, उर्दू की किताबें जो छाप रहे हैं उनको बहुत ही मॉडर्न तरीके से छापें, दीदा जेब छापें। जैसे कि अंग्रेजी की किताबें जो है ना, जो गुडविल वाले छापते हैं और कंपनियां छापती हैं, बच्चा देखते ही लपक के उसको उठाता है, उसी तरह से कलर्ड और बेहतरीन अट्रैक्टिव किताबें उर्दू की छापें। और तब वो बच्चे जो है ना रागिब होंगे उनकी तरफ और उठा के पढ़ना चाहेंगे। और सबसे पहला फर्ज बनता है गार्जियन को कि वो बच्चों को बताए कि देखो ये लिखा हुआ है, अलिफ पर मद है और फिर मीम है, ये है आम, और ये आम इधर दिखाई दे रहा है। उसको धीरे धीरे वो सिखाएं, बताएं, उसके अंदर दिलचस्पी पैदा करें। दिलचस्पी पैदा करेंगे धीरे धीरे तो वो खुद ब खुद जो है ना उर्दू की तरफ निकल पड़ेगा। वरना गार्जियन अगर दिलचस्पी नहीं लेते हैं तो बच्चे जो आजकल रैले में बह गए हैं, जो इंग्लिश मीडियम स्कूल के रैले में वो बह गए हैं बिल्कुल तिनके की तरह से, उन बच्चों को फिर जिंदगी में फुर्सत नहीं मिलेगी कि वो लैंग्वेज को सीख पाएं। इसलिए एक तो बच्चों को दीदा जेब किताबें मुहैया की जाएं, और दूसरे के गार्जियन ये ध्यान दें कि हमारे बच्चों की उर्दू तालीम ज़रूर हो। उसके अलावा साइंस की तालीम करें, वो मेडिकल में जाए, इंजीनियरिंग में जाए, जिस शोबे में जाना चाहे उसको जाने दे, लेकिन उसकी बुनियाद बना दे उर्दू से। ये मेरा मैसेज है। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बड़ा ही खूबसूरत पैगाम आपका। और हम उस रास्ते पर बच्चे को ना खड़ा कर दें जहां उसे बोलना पड़े कि ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। अपनी जबान आपके पास है, और जिस मुल्क की, जिस इंसान की जबान उसके पास ना हो वो तो बहुत सबसे गरीब कहा जा सकता है। और ऊपर वाले के फजल से जबान अपनी अपने पास है तो उसकी बका के लिए, और जुबान के साथ अपनी बका के लिए, दोनों की बराबर से तरक्की होती है। काम करें, और उससे हम न सिर्फ अपनी तहजीब, अपने मुल्क, अपने समाज का भला करेंगे, बल्कि अपना भला करेंगे, अपने बच्चों का भला करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम नसीम अहमद नसीम साहब। चंपारण बिहार से आप हैं। चंपारण का नाम लेते ही अदब से हमारा सर झुकता है, एहतराम से हमारा सर झुकता है। हमें अपने देश के वो लोग याद आते हैं जिन्होंने देश को बनाने में, मुल्क को बनाने में अपनी जिंदगियां दी हैं। हमें महात्मा गांधी याद आते हैं। हमें वो अब्र याद आता है जो चंपारण से उठा फिर पूरे मुल्क में बरसा।
बेशक बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपसे बात हमारी हुई है। और यहाँ मैं बहुत सारे मैसेजेस देख रही हूँ, परवेज मुजफ्फर साहिब के, और बहुत सारे, मतलब मैं सारे नाम अभी नहीं ले पा रही हूँ, लेकिन हमारे फेसबुक लाइव के कमेंट सेक्शन में आप जाकर सारे के सारे नाम देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि हमारे जो नाजरीन है सर, आप उनके कमेंट भी कभी देखें तो उनके कमेंट भी अपने आप में बहुत गजब की नॉलेज देने वाले होते हैं। यानी हम लाइव भी देखें और फिर कमेंट्स भी पढ़ें, बहुत सी जानकारी, बहुत सी इंफॉर्मेशन, यानी कि हमें इस बात से ये तसल्ली मिलती है कि जो हमें देख रहे हैं उनका भी जो मयार है ना, हमारी नाज़रीन का भी मयार बहुत आला है, और बहुत शुक्रगुजार हैं आप सबके कि आप हमसे जुड़ते हैं, और बहुत सारी बातें जो हमसे छूट जाती हैं आप वो कमेंट सेक्शन में लिखते रहते हैं, और वो हमारे लिए हमारी रिसर्च का एक हिस्सा होता है। एक चीज है कि लॉकडाउन पर भी, लॉकडाउन के दौरान भी ये मुख्तसर अहमद फदील साहब लिख भी रहे हैं कि लॉकडाउन के दौरान भी बहुत चीजें बदली, और बिल्कुल सही बात है, पोस्ट कोविड के बाद बहुत चीजें आगे भी बदलेंगी, लेकिन जो खास बात है वो ये है कि बच्चों को उनकी जबान से जोड़े रखिए। मैंने कल के प्रोग्राम में कहा था, परसों के प्रोग्राम में, और हमेशा मैं ये कहना चाहती हूँ कि बच्चे अपने बच्चे की जुबान पर उसकी जुबान का जायका लगाएं। जैसे उसको हम खाना सिखाते हैं, उसको हम पौष्टिक खाना सिखाते हैं, रोटी खाओ, चावल खाओ, दाल खाओ, तो हम बच्चे की जुबान पर वो जायका लगाते हैं, तो बच्चे की जुबान पर उसकी जुबान का भी जायका लगाएं, तो वो उसे पसंद करेगा और जिंदगी भर साथ रखेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। हमारी नाजरीन लगातार कमेंट कर रहे हैं, आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया कहूंगी। आपका सलाम पहुंचे मोहतरम नसीम अहमद नसीम साहब तक, और नसीम साहब की ओर से भी उनका सलाम मैं आप सबको पहुंचाती हूँ। फेसबुक लाइव पर नसीम से सारे कमेंट पढ़ सकते हैं और सबका जवाब दे सकते हैं, और इस लिंक को बहुत जल्दी हमारे यूट्यूब चैनल पर भी आप देख सकते हैं, और हमारे यूट्यूब चैनल को देखें, सारे इंटरव्यूज आपको वहां मिलेंगे, उसे देखें, पसंद करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि इस तरह से चेन हमारी बनती जाएगी, और सारे जहां में धूम हमारी ज़ुबां की है तो हम सारे जहां में पहुंच पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। कल शाम 6 बजे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज, शब खैर।